हाय एवरीवन, वेलकम टू किपन एजुकेशन चैनल। सो हमने जो HPTGT कमीशन 25 के लिए अपनी प्रिपरेशन सीरीज़ स्टार्ट करी है, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, अभी आपको चैनल पे जो है वो केमिस्ट्री की ही वीडियोस मिलेंगी। केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं उनको मैं कंप्लीट करवा रही हूँ। ठीक है, वैसे मैंने स्पेशली नॉन मेडिकल के लिए प्रिपरेशन सीरीज़ स्टार्ट करी है, बट जो केमिस्ट्री है वो आपके मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों में ही कॉमन है, तो वहाँ से इसीलिए मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों के बच्चे पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे टाइम स्केड्यूल थोड़ा मेरा सही बैठता है तो मैं फ़िज़िक्स और मैथ्स की वीडियो भी आपके साथ लेके आऊँगी। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए केमिस्ट्री ही मैं चैनल पे प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो जो लास्ट मेरी वीडियो थी वो थी एस ब्लॉक एलिमेंट पे। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो पी ब्लॉक एलिमेंट हमारे पास आप देख रहे हो, ये मैंने पी ब्लॉक अपना एक तरह से पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करा है। इस तरफ ये जो है ये हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, इनको बोला जाता है जो पहले दो ग्रुप है वो एस ब्लॉक एलिमेंट में आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट के जो 10 ग्रुप है वो हमारे पास डी ब्लॉक में आते हैं, और जो नेक्स्ट हमारे पास 6 ग्रुप है वो हमारे पास पी ब्लॉक में आते हैं। ठीक है, नीचे जो बने होते हैं दो हमारे पास रोज़ बनी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अपने आप एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है पी ब्लॉक एलिमेंट। तो ब्लॉक एलिमेंट की आपको डेफिनेशन तो आती ही होगी कि लाइक एस ब्लॉक एलिमेंट क्या आती है हमारे पास, जिनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल में जाता है। सेम पी ब्लॉक एलिमेंट आर दूज एलिमेंट हैविंग लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू दैट पी ऑर्बिटल, जिनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी ऑर्बिटल में जाता है। क्योंकि हमारे पास जो पी है उसमें टोटल जो इलेक्ट्रॉन है वो 6 आते हैं, इसीलिए हमारे पास टोटल जो ग्रुप है वो इसके 6 हैं। ठीक है, ये जो ग्रुप्स है इन्हीं के अकॉर्डिंग बने हुए। एस है उसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास अगर हम बात करें एस में हमारे पास 2 ब्लॉक आते हैं। ठीक है, एफ में क्योंकि डी में जो है 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं टोटल, तो उसमें 10 ग्रुप आते हैं। ठीक हमारे पास उसके बाद अगर हम बात करें अपना पी में, तो पी में हमारे पास कितने, अगर मैं बात करूं 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं टोटल, तो उसमें 6 ग्रुप आते हैं हमारे पास। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि मैंने ये कुछ रेड से एलिमेंट्स को क्या करा हुआ है, ऐसे फिल करा हुआ है। ठीक है, तो ये जो एक थिन लाइन बनी हुई है हमारे पीरियोडिक टेबल में कि इससे इस तरफ जो एलिमेंट प्लेस्ड है हमारे पास, इस तरफ वो मेटल है, और जो इस तरफ प्लेस्ड है ये हमारी नॉन मेटल्स है, लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, ये सारी क्या है हमारे पास नॉन मेटल्स। और ये जो बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेलिनियम और हमारे पास एस्टेटीन, ये हमारे पास हमारी सेमीकंडक्टर्स हैं, इनको मेटेलॉइड्स भी बोला जाता है। तो इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। टोटल 6 मेटेलॉइड्स जो हैं वो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में है। कौन कौन से, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेलिनियम, एस्टेटीन। ठीक है, तो ये था पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में जनरल आपके पास। अगर मैं बात करूँ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास NS2 NP126। ठीक है, ये इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद ये बोरोन के बारे में लिखा है, ये हम आगे स्टडी करेंगे। हमने कुछ एक प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखी हुई है ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, मेटालिक, नॉन मेटालिक करेक्टर। उसके बाद अनॉमलस बिहेवियर के बारे में पढ़ना है। मतलब ये हम पी ब्लॉक, जितने भी पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनका कंबाइंड देख रहे हैं हम। अभी कोई ग्रुप नहीं हमने स्टार्ट करा कि जो 13, 14, 15, 16, 17, 18 जितने भी हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट हैं उनके ग्रुप बने हुए हैं, उनकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं कि जो सभी में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो प्रॉपर्टी आती है वो है हमारे पास, आप देख रहे होंगे, ठीक है, वो है हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या है हमारे पास, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो क्या लिखा हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं जब मैं आपके पास PYQ लेके आऊँगी या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जो बच्चे रेगुलरली वीडियोस देखते हैं उनको पता होगा कि मैंने एस ब्लॉक एलिमेंट करवाया, उसके PYQ नहीं करवाए, क्योंकि उसके PYQ बहुत ही कम थे। तो मैंने सोचा है कि एस और पी को मैं कंबाइन करवा दूं, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है वो दोनों में सेम से चलते हैं। तो क्या होगा, उससे क्या होगा कि थोड़ा सा जब कॉन्सेप्ट मिक्सिंग होगी, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है उस चीज़ का आपको आइडिया लगेगा। इसलिए मैंने एस ब्लॉक के आपको PYQ नहीं करवाए। जैसे आपका पी ब्लॉक ख़त्म होगा तब मैं आपको एस और पी के कंबाइंड PYQ लेके आऊँगी। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसको अच्छे से समझना है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके इसकी वजह से सॉल्व होंगे। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है किसी भी ग्रुप की, सबसे कॉमन जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो होती है उसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे। ठीक है, लाइक 13 ग्रुप है, उसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3,
14 ग्रुप है, उसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, ऐसे करके 5 6 7 8, तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट भी वही चली जाती है जितने उसमें क्या होते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे लिखा हुआ है मैंने कि 13 ग्रुप है तो उसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 3, तो इसीलिए उसकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कौन सी आ जाती है हमारे पास 3, कौन सी आ जाती है 3। अब देखो मैंने ऐसे लिखा हुआ कि बट एज वी मूव डाउन द ग्रुप लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स मोर डोमिनेंट, कि जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं, जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हो जाती है हमारे पास ज़्यादा प्रोमिनेंट। अब देखो इसका रीज़न क्या है हमारे पास, ठीक है, इसके रीज़न के ऊपर चलते हैं। तो देखो आपने देखा होगा ये हमारे पास मैं 13 ग्रुप को ले रही हूँ, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड देन थोरियम, ये हमारे पास एलिमेंट आते हैं। इनको लर्न कैसे करा हुआ है, एक और एलिमेंट है इसका निहोइयम, ये इसका रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, ये क्या है इसका रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो इसको हम स्टडी नहीं करते हैं बट पता होना चाहिए 13th ग्रुप में रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा है हमारे पास निहोनियम NH। बाबा अली गया इंडिया थैला लेकर, हमने ऐसे याद करा हुआ था इसको, ठीक है। तो ये आपने जब मैंने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वहाँ पे आपको याद करवाया था, अगर नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं इसकी लिखूँ तो ऐसे होती है कि हीलियन, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन देन जीनोन, ठीक है, ऐसे हैं। तो इसकी होगी 2s2 2p1 जनरल, इसकी हो जाएगी 3s2 2p1 सॉरी 3p1, फिर आ जाएगा 4s2 4p1, 5s2 5p1, 6s2 6p1, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट जब ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अब क्वेश्चन जो मैंने आपको थ्योरी लेक्चर में बताया क्या, कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं हम, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है हमारे पास, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हो जाती है प्रीडोमिनेंट, मतलब वो ज़्यादा डोमिनेंट हो जाती है। होती तो हमारे पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी है बट जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, अब लोअर का हमें कैसे पता चलेगा, इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2 NP1 ऐसे, ठीक है। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +1 है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है इसकी +1 है हमारे पास, क्योंकि देखो क्या होगा, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं हमारे पास D ब्लॉक एलिमेंट्स, मतलब D ब्लॉक फिल होना स्टार्ट होता है, F ब्लॉक फिल होना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो एक स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है हमारे पास, स्क्रीनिंग इफेक्ट कि न्यूक्लियस को स्क्रीन करके रखते हैं, जैसे ये न्यूक्लियस है हमारे पास, ऐसे न्यूक्लियस उसको स्क्रीन करके रखता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा S ऑर्बिटल का होता है, फिर P ऑर्बिटल का होता है, फिर D ऑर्बिटल का होता है, फिर F ऑर्बिटल्स का होता है। क्योंकि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं हमारे पास D और F इन्वॉल्व हो रहा है, तो ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट क्या हो गया हमारे पास पुअर शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है, हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट पुअर हो गया। तो जब शील्डिंग इफेक्ट पुअर हो गया मतलब शील्ड करने वाला नहीं है, तो जो ये न्यूक्लियस है उसको जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे ज़्यादा रिपल्शन मिलेगी, सॉरी अट्रैक्शन मिलेगी, क्या मिलेगी वहाँ से ज़्यादा अट्रैक्शन, क्योंकि बीच में जो रोकने वाले हैं, देखिए जैसे यहाँ पे D आया होगा, यहाँ पे F आया होगा, उसके बाद जैसे ये हमारे पास ये 5s आया होगा, ठीक है, उसके बाद ये 5p आया होना, ऐसे करके तो F और D तो इसको शील्ड ही नहीं कर रहे हैं, F और D इसको शील्ड ही नहीं कर रहे हैं। तो अगर F और D इसको शील्ड ही नहीं कर रहे हैं विच मीन्स जो S वाले इलेक्ट्रॉन है वो इससे ज़्यादा अट्रैक्शन में है, तो अगर ज़्यादा अट्रैक्शन में है तो ये इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन मतलब कि ये चाहते ही नहीं है कि हम लूज़ होएं, तो इसीलिए जो P है क्योंकि उसको इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन फील नहीं होती है, S वालों की ज़्यादा होती है, तो P वाला इलेक्ट्रॉन तो चला जाता है। तो S को ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ D एंड F S इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं हमारे पास अट्रैक्शन ज़्यादा करते हैं, तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो ये जो हमारे पास S इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी रिलक्टेंस हुई, रिलक्टेंस क्या है कि इनका इफेक्ट डिक्रीज़ कर गया टूवर्ड्स द केमिकल कॉम्बिनेशन, कि ये पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं रिएक्शन में। तो ये S इलेक्ट्रॉन की जो रिलक्टेंस हुई उसकी वजह से क्या होता है कि जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है डाउन द ग्रुप वो प्रोमिनेंट हो जाती है हमारे पास, और जो ये रिलक्टेंस ऑफ S इलेक्ट्रॉन है इसको बोला जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये P ब्लॉक एलिमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये इनर्ट पेयर इफेक्ट,
ठीक है। तो आप देख सकते हो अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इनर्ट पेयर इफेक्ट, द रिलक्टेंस ऑफ एस इलेक्ट्रॉन टू टेक पार्ट इन अ केमिकल कॉम्बिनेशन, कि उनका जो इंटरेस्ट है एक तरह से वो कम हो जाता है। तो उस वजह से क्या हो जाता है, क्यों कम हो जाता है, क्योंकि उसको न्यूक्लियस से ज़्यादा अट्रैक्शन मिल रही है। तो न्यूक्लियस से ज़्यादा अट्रैक्शन मिलने की वजह से कि जो ये एस वाले इलेक्ट्रॉन है नीचे की तरफ वो डोनेट नहीं होते, तो हमारी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या चली जाती है, +1। ये देखो ये हमारा थोरियम है, इसकी मैंने जो मतलब कि मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कौन सी लिखी हुई है, +1। सेम इसी तरह जो 14 ग्रुप है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं तो वो +2 शो करनी स्टार्ट कर देता है। ये वाला 5 करता है तो डाउन द ग्रुप +3 कर जाता है, 6 करता है तो डाउन द ग्रुप +4 कर जाता है, 7 करता है डाउन द ग्रुप कम होती जाती है, 8 करता है तो इसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कम होती जाती है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 14 और 15 वाली, इनके ऊपर क्वेश्चन आता है। आपको कैसा क्वेश्चन आएगा वो तो हम डिस्कस कर ही लेंगे आपका, ठीक है। तो ये जो मेन कॉन्सेप्ट था इनर्ट पेयर इफेक्ट वाला, ये आपको याद रखना है जब भी आपको पी ब्लॉक एलिमेंट का क्वेश्चन आएगा। तो इसका क्या है कि इससे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है हमारे पास, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है। क्या है हमारे पास, मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर है, देखो हमने पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा, क्या देखा है पीरियोडिक टेबल में आपने, ये दिख रहा है आपको पीरियोडिक टेबल। तो इस तरफ जो है ये मेटल है हमारे पास और इस तरफ है हमारी नॉन मेटल। इस तरफ मेटल है, इस तरफ नॉन मेटल है, विच मीन्स इस तरफ नॉन मेटल आ रही है जब हम अलोंग द पीरियड चल रहे हैं, ठीक है। क्या बात हुई यहाँ से, जब हम अलोंग द पीरियड चल रहे हैं, अलोंग द पीरियड चल रहे हैं तो जो हमारा नॉन मेटालिक कैरेक्टर है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज़। नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या कर रहा है, इंक्रीज़, विच मीन्स कि मेटालिक कैरेक्टर क्या कर जाएगा, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज़ कर जाएगा। तभी तो इस तरफ वाली मेटल्स है और ये सारी क्या है हमारे पास, नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। अगर हमारा अलोंग द पीरियड नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज़ कर रहा है, विच मीन्स डाउन द ग्रुप क्या कर रहा होगा, वो डाउन द ग्रुप वो डिक्रीज़ कर रहा होगा। तो अगर नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज़ कर रहा है तो हमारा मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज़ करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में ट्रेंड्स जहाँ पे आपको समझाए गए थे वहाँ पे मैंने बताया था। एक चीज़ को लर्न कर लो दूसरी उसके साथ होती जाएगी उसका अपोजिट। तो मैंने यही लिखा हुआ है कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज़ करता है अलॉन्ग द पीरियड और डिक्रीज़ करता है डाउन द ग्रुप। अभी जो मेटल है उसके ऑक्साइड, ये हम पढ़ के आए हैं, मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं वो क्या होते हैं, बेसिक। इसको कैसे याद रखोगे, आपको कि बेस का एग्जांपल याद रखना है NaOH, ये हम छोटी क्लासेस से पढ़ के पढ़ते हैं हम। तो ये मेटल है, मेटल के साथ ऑक्साइड लगा होता है, तो ये हमें पता है ये बेसिक इन नेचर होता है। तो मेटल के ऑक्साइड क्या हो गए, बेसिक इन नेचर। और ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल क्या होते हैं, एसिडिक विद द एक्सेप्शंस, की कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होती हैं हमारे पास, इसमें भी कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होती है वो हम समझ लेंगे। और ऑक्साइड्स ऑफ द मेटेलॉइड्स, मेटेलॉइड्स का मतलब है कि जो हमारे पास हमारे जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनके ऑक्साइड क्या होते हैं, एम्फोटेरिक। और सेमीकंडक्टर कौन कौन से हैं, या मेटेलॉइड्स बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड देन टेलरियम। ये क्या है हमारे पास, ये सारे हमारे पास, टेलरियम क्या आएगा यहाँ पे आएगा हमारे पास एस्टेटीन, सॉरी यहाँ क्या आएगा, एस्टेटीन, ठीक है, एस्टेटीन आएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये सारे क्या है हमारे पास, मेटेलॉइड्स। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है, ये हमने पहले भी पढ़ लिया, हमने जब अपना केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर स्टार्ट करा था, कि अगर ग्रुप नंबर 1 और उसकी 17 के साथ बॉन्डिंग होती है, या फिर ग्रुप नंबर 2 उसकी 17 के साथ बॉन्डिंग होती है, तो जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बनता है। क्यों, क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है कम और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है सबसे ज़्यादा। तो यही तो हमारे पास मेन जो है एसेंशियल कंडीशन है हमारे पास आयनिक बॉन्ड की। तो इनमें ये तो आपको पता ही है। बाकी सारे के सारे जो पी ब्लॉक एलिमेंट है उनके कंपाउंड्स क्या होते हैं, कोवलेंट होते हैं। बीच एक में एक्सेप्शंस होगी वो हम देख लेंगे, ठीक है। तो ये मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर में आए। उसके बाद आता है हमारे पास एनोमलस बिहेवियर। ये जो हमने एस ब्लॉक एलिमेंट करा था वहाँ पे भी हमने देखा था, क्या देखा था, कि जो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, क्या हमारे पास जो हमारे फर्स्ट एलिमेंट है वो कैसा बिहेवियर शो करते हैं, यूनिक बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है। कैसा बिहेवियर शो करते हैं, यूनिक बिहेवियर शो करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द रेस्ट एलिमेंट, ठीक है।
इसका रीज़न क्या है? पहला रीज़न है कोवैलेंस अप टू 4, कि अगर हम फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट देखें, ठीक है, जो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है उसमें जैसे हीलियम ऐसे चल रहा है, मतलब लाइक आपका बोरोन हो, कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, फ्लोरीन हो, नियोन हो, कोई सा भी एलिमेंट हो उसका ऐसे ही चलेगा, 2s 2p 1 to 6 चलेंगे हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास मतलब इसकी जो वैलेंस शेल है, अगर मैं बात करूँ उसकी वैलेंस शेल है वो कौन सी है हमारे पास? सेकंड, ठीक है। वैलेंस शेल कौन सी आ रही है हमारे पास? सेकंड। तो अगर वैलेंस शेल सेकंड है इसका मतलब क्या है? क्या सेकंड शेल में डी ऑर्बिटल होता है? नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल है, एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। तो वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, देयरफॉर डू नॉट एक्सपैंड देयर ऑक्टेट, कि अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड नहीं कर सकते हैं। तो जो इनकी मैक्सिमम कोवैलेंसी रहती है वो कितनी रहती है? 4 ही रहती है, उससे ज़्यादा ये बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 4 बॉन्ड पूरे हो गए तो ऑक्टेट कंप्लीट है उसका। ऑक्टेट क्या है उसका? कंप्लीट हो गया, क्योंकि हर कोई चाह रहा है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना। तो मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन लेके वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वो नहीं ले सकता है। वो लेने के लिए उसको वेकेंट डी ऑर्बिटल चाहिए। तो जो भी फर्स्ट एलिमेंट है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, वो अपना ऑक्टेट जो है वो एक्सपैंड नहीं कर सकते, उनकी कोवैलेंसी 4 ही रहती है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद अगर रिएक्टिविटी की भी बात की जाए, क्योंकि जो फर्स्ट एलिमेंट है उनकी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी है, स्मॉल साइज़ है हमारे पास, ठीक है। और मैं अगर बात करूँ तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो उनकी रिएक्टिविटी वो क्या है? रिएक्टिविटी लो है एज़ कंपेयर टू, रिएक्टिविटी लो है as compared to rest of the element, as compared to rest of the element, कि जो बाकी के एलिमेंट हैं उनसे जो रिएक्टिविटी है वो कम हो जाती है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट एक ये भी फीचर आता है इसमें, दैट टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, कि जो हमारे पास फर्स्ट ग्रुप है लाइक सी ट्रिपल एन ट्रिपल ओ डबल सी डबल बॉन्ड ओ एन डबल बॉन्ड ओ थ्री ट्रिपल बॉन्ड एन, तो ये हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड बनाते हैं। और ये मल्टीपल बॉन्ड होता है इनमें, इनके पास पी पाई, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है तो हमारा पाई बॉन्ड आएगा। हमने सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में पढ़ा था, वहाँ पे है कि जब हमारे पास डबल बॉन्ड है 1 सिग्मा 1 पाई, जब ट्रिपल बॉन्ड है 1 सिग्मा 2 पाई। तो इसमें जो पाई बॉन्ड है वो पी पाई की वजह से ही बन सकता है, क्योंकि इसमें डी इलेक्ट्रॉन नहीं है हमारे पास, राइट। उसके बाद जो ऑक्सीजन है या मतलब हमारे पास जो अदर एलिमेंट्स हैं जो कि नीचे वाले हैं, जैसे ये हमारे पास यहाँ पे जैसे इसका सल्फ़र आ गया, ठीक है, इसका सिलिकॉन आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड फॉर्म करते हैं। किसकी वजह से? पी पाई डी पाई, ठीक है, क्योंकि इनके पास जो है वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है नीचे वाले एलिमेंट्स के साथ, तो इनका जो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म होता है वो डी पाई बॉन्डिंग की वजह से होता है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ तक थे जो जनरल कैरेक्टर आपके पास, कि हम एक सभी ग्रुप को साथ में लेके जो जनरल कैरेक्टर है वो हमने डिस्कस करे। अब मैं हर जगह आपको एनॉर्मस बिहेवियर ऑफ लाइक बोरोन का, कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन नहीं एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि वो हमने यहाँ पे कंबाइन कर लिया, राइट। अब हमने जो आज की वीडियो उसमें हमने 13 और 14 ग्रुप ही स्टडी करना है, क्योंकि बाकी के ग्रुप भी अगर मैं करवाती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, ठीक है। आपकी 11th क्लास में 13 और 14 ग्रुप ही है, तो आज की वीडियो में हम 13 और 14 को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के सारे जो ग्रुप हैं उनको स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना जो 13 ग्रुप है उसको। सो ये हमारे पास ग्रुप नंबर 13, ठीक है। इसको बोरोन फैमिली ही बोला जाता है, इसको कोई स्पेशल नेम नहीं दिया गया है, राइट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टेलियम एंड देन नियोनियम। 5, 8, 31, 49, 81, 113। इसको याद कैसे करते हैं? बाबा अली गया इंडिया थैला लेकर, इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा आपको। जो नियोनियम है ये आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, बट आपको पता होना चाहिए 13 ग्रुप में रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा है, दैट इज़ योर नियोनियम, ठीक है।
उसके बाद ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं हमने सब कुछ सीख लिया है, सारे की सारी नोबल गैसेस आएंगे। देन द 2s 2p 3s 3p, यहाँ पे d लिखा हुआ है कि हमारे पास इसके बाद d ऑर्बिटल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इवन यहाँ पे f ऑर्बिटल भी स्टार्ट हो जाता है यहाँ से f, क्योंकि 4f होता है ना हमारे पास, ठीक है। तो ये मैंने लिखे हुए हैं इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी बुक्स में ये सारे ओर्स लिखे हुए हैं, मिनरल्स लिखे हुए हैं। दैट्स वाई मैं यहाँ पे भी आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कि हमारे पास जो बोरोन है उसको किस किस से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बोरेक्स से, कैरेनाइट से, कॉल्मेनाइट से और ऑर्थोबोरिक एसिड से, ये सारे इसके ओर्स हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो उसके लिए बॉक्साइट, माइका, कायरोलाइट, ऑर्थोक्लेस, बेराइल, कोरंडम, दैट इज़ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम, ठीक है। तो ये सारे इसके ओर हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एनसीईआरटी बुक्स में लिखे हुए हैं, तो वो इसलिए मैंने ऐसा इनको यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट करा है, क्योंकि ये थ्योरी वाला क्वेश्चन है। ये ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा, एक आधा क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा ओर्स के ऊपर, कौन सा आएगा नहीं पता, सीधा आ जाएगा लाइक कायरोलाइट इज़ एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम का। तो अगर आपने ये पढ़ा होगा तो हम इसको टिक कर सकते हैं, क्योंकि जो एनसीईआरटी में हम उसी को स्टडी करेंगे। ऐसे तो बहुत सारे ओर्स होते हैं हर एक मेटल के, वो जो एनसीईआरटी में उन्होंने ऐसा लिखे हैं हम वही स्टडी करेंगे, क्योंकि मोस्टली आपका पेपर 90 to 95% एनसीईआरटी से ही बनता है, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी हम इसकी 13 ग्रुप की स्टार्ट करेंगे। तो वो है हमारे पास सबसे पहले आता है अटोमिक एंड द आयनिक रेडियाई। पहले बात करें, ये स्मॉलर होगी एज़ कम्पेयर टू ग्रुप नंबर सेकेंड, ठीक है। क्योंकि देखो अगर मैं बात करूँ ऐसे, यहाँ पे आओ तो ग्रुप नंबर सेकंड हमारे पास यहाँ पे है, तो यहाँ से हम यहाँ पहुँच चुके हैं, तो हम अलोंग द पीरियड चल चुके हैं। तो जब हम अलोंग द पीरियड चलते हैं तो साइज़ क्या करता है हमारा, डिक्रीज़। तो इसीलिए बोला गया है कि सेकेंड ग्रुप से इसकी जो हमारे पास अगर मैं बात करूँ एटॉमिक या आयनिक रेडियाई, वो क्या होती है, कम, ठीक है। अब इसको अच्छे से पढ़ना है, यहाँ पे आएगी एक्सेप्शन आपके पास, ठीक है। अब हमें ये तो पता है कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज़ क्या करता है, इंक्रीज़। तो हमारे साइज़ का ऑर्डर होना चाहिए था बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम एंड देन थोरियम। मैंने एरो गलत लगा दिया, ऐसे ये एरो ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा एरो, ठीक है। डाउन द ग्रुप क्या करता है, हमारा साइज़ इंक्रीज़ करता है। बट हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई रेगुलर ऑर्डर नहीं है, क्योंकि बोरोन के बाद एल्यूमिनियम आता है, एल्यूम के बाद गैलियम, इंडियम, देन हमारे पास थैलियम आता है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि साइज़ में जो गैलियम है वो सबसे लास्ट में, उसका सबसे ज़्यादा होना चाहिए था, वो तो सेकंड लास्ट, मतलब सेकंड लास्ट आ गया हमारे पास साइड। इसका क्या रीज़न है, क्योंकि जब ये गैलियम हमारे पास आता है, ये जो गैलियम है इसमें डी ऑर्बिटल ऐड हो जाता है। तो डी ऑर्बिटल की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा डी ऑर्बिटल आ जाता है। तो डी ऑर्बिटल का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। इसका शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाता है, पुअर। तो शील्डिंग इफेक्ट पुअर होने की वजह से जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है उसको अट्रैक्शन क्या मिलती है, ज़्यादा, वो अंदर की तरफ खींचेगा, क्योंकि डी आने की वजह से जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है इनको अट्रैक्शन ज़्यादा फील होगी। तो अट्रैक्शन ज़्यादा फील होगी, उसकी वजह से साइज़ क्या कर जाता है, डिक्रीज़, वो एल्यूमिनियम से भी छोटा आ जाता है। तो साइज़ का ऑर्डर क्या रहेगा, बोरोन, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम, देन द थोरियम। उसके बाद आती है आयनाइजेशन इंथैल्पी। देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ग्रुप नंबर 13 जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है वो लेस देन है ग्रुप नंबर सेकेंड, जबकि हमने अभी देखा जो हमारे पास इनका साइज़ है वो तो छोटा है ग्रुप नंबर सेकेंड से, तो इनकी तो आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होनी चाहिए थी, ज़्यादा। बट ग्रुप नंबर 13 की जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू ग्रुप नंबर सेकेंड। वो किस वजह से, तो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP1, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2। तो ये जो NS2 है ये कैसी कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास, स्टेबल। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से इसकी जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है वो क्या हो जाती है हमारे पास, ज़्यादा। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ऐसे आ जाता है बेरिलियम और बोरोन में से बताओ किसकी आयनाइजेशन इंथैल्पी ज़्यादा होगी। तो हमारे पास दिमाग में सिर्फ साइज़ फैक्टर ही रहता है, आपने आयनाइजेशन इंथैल्पी वाला फैक्टर भी कंसिडर करना है, ठीक है। अब इसमें हम ऑर्डर बोलेंगे कि सबसे ज़्यादा बोरोन की होनी चाहिए, फिर उसके बाद गैलियम की बना है। पर देखो यहाँ पे भी साइज़ क्या कर रहा है हमारे पास, साइज़ बिल्कुल ही आयनाइजेशन इंथैल्पी का ऑल्टर कर गया। इसमें क्या हो गया, क्योंकि जो टेलेरियम है हमारा टेलेरियम, इसमें एफ ब्लॉक एलिमेंट आ गए, एफ ब्लॉक, एफ वाला ऑर्बिटल स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे 4f। तो उसका तो बहुत ही पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से साइज़ इतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है, क्योंकि साइज़ के साथ साथ शेल भी बढ़ रही है। तो साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो
उतना ज़्यादा कम नहीं होता है, तो साइज़ में तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है। बट जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि उसको अट्रैक्शन ज़्यादा फील हो रही है, तो उसको अट्रैक्शन ज़्यादा फील होने की वजह से टेलरियम जो थोरियम है उसका क्या आ जाता है हमारे पास सबसे ज़्यादा मतलब आगे चली जाती है आयनाइजेशन एंथैल्पी। और गैलियम में डी इलेक्ट्रॉन, देन एल्यूमिनियम और लास्ट में इंडियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आयनाइजेशन एंथैल्पी का। अगर ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट है बोरॉन फैमिली से वो क्वेश्चन बनाएंगे तो यहाँ से साइज और आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर क्वेश्चन ज़रूर बनेगा आपके पास। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी सेम है, बोरोन है, देन टेलरियम है, गैलियम है, बट ये लास्ट वाला ऑल्टर कर जाता है क्योंकि एल्यूमिनियम जो है उसमें इतनी ज़्यादा हमारे पास साइज़ थोड़ा क्या हो जाता है, मतलब हम बोल सकते हैं FD की वजह से क्या हो जाती है, अट्रैक्शन इनमें ज़्यादा हो जाती है, तो ये साइज़ आता है हमारे पास। ठीक है, इसको अच्छे से करना है आपने, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास ये। नेक्स्ट है हमारे पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो बोरोन क्या है, नॉन मेटल है, हार्ड है। एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टेलरियम ये हमारे थोरियम ये मेटल्स है और सॉफ्ट होती हैं। गैलियम जो है वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है बिकॉज ऑफ दिस इन समर इट इज़ इन लिक्विड स्टेट। ठीक है, बहुत ही कम रूम टेम्परेचर से कम ही मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, तो ये मेल्ट कर जाती है, तो समर में लिक्विड स्टेट में होती है। बाकी मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर अगर हम देखें, बोरोन, एल्यूमिनियम, टेलरियम, इंडियम, गैलियम। और अगर हम बॉइलिंग पॉइंट का देखें, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टेलरियम। ठीक है, यहाँ पे टेलरियम जो है वो आगे आ गया है, बॉइलिंग पॉइंट में नहीं आया हमारे पास। गैलियम का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है हमारे पास, कम हो जाता है। गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है। ठीक है, तो ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में भी हमारे पास ऑल्टर है, क्योंकि गैलियम का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज़्यादा है, इसीलिए इसको हाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। बाकी डेंसिटी की बात की जाए तो डेंसिटी तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ करती है, क्योंकि डाउन द ग्रुप मास इंक्रीज़ करता है, तो मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डेंसिटी के, तो डेंसिटी तो हमारे पास एज सच आ जाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर, दैट इज़ योर ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके बारे में हमने ज़्यादा पढ़ भी लिया है कि मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट तो +3 होगी। बोरोन ऑलवेज शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, अदर एलिमेंट शो +1 एंड +3 बोथ, कि +1 भी शो करेंगे और +3 भी शो करेंगे। तो जो +1 शो करने का ट्रेंड है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ होगा। ट्रेंड ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट नीचे की तरफ वो इंक्रीज़ कर रहा है। वो किस वजह से, ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से यहाँ पे एक्सेप्शंस आनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये थी हमारे पास इसकी, अगर हम बात करें फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। अब हम आ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो इसमें देखो हमने फिज़िकल प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट और ऑक्सीडेशन स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन अगर कोई भी एग्जामिनर सोचेगा पी ब्लॉक का क्वेश्चन बोरोन वाली फैमिली में से डालने का, तो यहीं से पक्का क्वेश्चन बनेगा। इसकी केमिकल प्रॉपर्टी ऐसे इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी एस ब्लॉक वाली है। ठीक है, इसमें टूवर्ड्स एयर बताया गया, तो ये जो बोरोन है वो तो अनरिएक्टिव रहती है, प्योर जो बोरोन है, बट अमॉर्फस बोरोन है वो रिएक्ट कर जाती है एयर के साथ। एल्यूमिनियम बीइंग मोर रिएक्टिव रिएक्टेड एंड फॉर्म ऑक्साइड लेयर्स। वो तो हमें पता है कि एल्यूमिनियम तो मेटल है, वो तो रिएक्ट कर ही जाती है। बोरोन के ऑक्साइड, ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जो बोरोन है, बोरोन इज़ अ नॉन मेटल, तो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं एसिडिक। एल्यूमिनियम और गैलियम है तो मेटल हैं, बट इनके जो ऑक्साइड है वो क्या आगे एम्फोटेरिक। ये हमारे पास एक्सेप्शन है, इसको याद करना पड़ेगा। इंडियम और जो थोरियम है ये तो हमारे पास मेटल्स हो जाती हैं, इनके ऑक्साइड्स क्या हैं, बेसिक नेचर। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड्स एंड बेस। ठीक है, बोरोन डज नॉट रिएक्ट विद एसिड और बेस, क्योंकि ये रिएक्टिव कम होता है। एल्यूमिनियम डिजॉल्व इन मिनरल एसिड एंड द एक्वस एल्कली, क्योंकि जो एल्यूमिनियम है वो एम्फोटेरिक होता है, तो वो एसिड के साथ भी ट्रीट करेगा और बेस के साथ भी रिएक्ट कर जाता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। बट एक एसिड है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, उसके साथ ये रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि ये बीइंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसके ऊपर ऑक्साइड लेयर जो है वो लगा देता है, जो एज अ प्रोटेक्टिव लेयर उसमें काम करती है। ठीक है, अब है इम्पॉर्टेंट ट्रेंड्स एंड द अनॉमलस प्रॉपर्टीज़ ऑफ द बोरोन। हमने ये तो पढ़ लिया कि जो बोरोन है या फॉस्फोरस एलिमेंट है वो हमारे पास मतलब कि अलग सी प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। अब जो स्पेशल एलिमेंट है फॉस्फोरस, उसमें कोई स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं तो वो देखेंगे हम, जैसे हलाइड्स हैं हमारे पास। ठीक है, हलाइड्स हैं, ये हलाइड्स, यहाँ पे हलाइड्स की जगह ना हाइड्राइड्स होगा, ये हाइड्राइड्स नोट हलाइड्स। ठीक है, हाइड्राइड्स, तो ये बोरोन ही हमारे पास हाइड्राइड शो करता है, बाकी के एलिमेंट्स इतने ज़्यादा हाइड्राइड शो नहीं करते हैं। फॉर्म्स हाइड्राइड्स विद द जनरल फार्मूला AH3
जो थर्मल स्टेबिलिटी है हाइड्राइड्स की डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ करती है, क्योंकि जो बोरोन है उसमें ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है हाइड्राइड बनाने की। तो बोरोन है उसका जनरल फार्मूला है BnHn प्लस में 4, मतलब अगर बोरोन 2 है तो यहाँ पे हाइड्रोजन 6 हो जाएंगे, बोरोन 2 है तो हाइड्रोजन 8 हो जाएंगे। दीज कंपाउंड्स आर बोरेन्स, इनको क्या बोला जाता है, बोरेन्स। फॉर एग्जाम्पल B2H6, B4H10, B5H12 एट्सेट्रा। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो बोरोन्स है ये हाइड्राइड्स है वीकली लुईस एसिड्स होते हैं। अब ये लुईस एसिड्स क्यों हैं, देखो इसको समझने की ट्राई करना कि ये जो हाइड्राइड्स है वो लुईस एसिड्स क्यों, और वो वीकली और ज़्यादा नहीं है हमारे पास। देखो अगर मैं सिंपलेस्ट हाइड्राइड्स लूँ BH3, ठीक है, BH3 उसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा हमारे पास, ठीक है। BH कैसे बनाया मैंने, ऐसे ये BH3 कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करेंगे, बोरोन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, हाइड्रोजन है तो काउंट हो जाएंगे 3 3 6 अपॉन में 2 कट करके आ गया 3, तो 3 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रायगोनल प्लेनर, तो ट्रायगोनल प्लेनर। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, ओनली 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ हमारे पास, क्या हुआ है ये, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, एक्सेप्ट। तो अगर ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, लुईस एसिड। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, वीक लुईस एसिड्स हमारे पास, ठीक है। तो वही चीज़ लिखी हुई थी यहाँ पे, वीकली लुईस एसिड्स फॉर्म अडक्ट, क्योंकि ये लुईस एसिड्स होते हैं तो अगर इनको कहीं से इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं तो ये अट्रैक्ट कर लेते हैं हमारे पास, ठीक है। जैसे यहाँ से ये हमारे पास सोडियम बोरोहाइड्राइड, क्योंकि मेटल्स है, मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ कर देती हैं हमारे पास। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं हमारे पास, ठीक है। स्ट्रॉन्ग, जस्ट अ सेकेंड, आपको नीचे नहीं दिख रहा है ना, ये रहा, ठीक है। किसका काम करते हैं, ये देखो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मेशंस ऑफ हैलाइड्स, ठीक है। ट्राई हैलाइड्स बनाते हैं और मोनोमेरिक रहते हैं, ये कोवलेंट इन नेचर होते हैं वेपर फेस में, ठीक है। ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि जो इसके ट्राई हैलाइड्स है वो कोवलेंट तो है हमारे पास, ठीक है, और वेपर फेस में कोवलेंट है हमारे पास ये, ठीक है, वेपर फेस में कोवलेंट है। तो ये मैंने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करा है, देखो ये BF3 जैसे BH3 का था वैसे ही। ऑक्टेट नॉट कंप्लीट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए इसको भी क्या बोला जाएगा, लुईस एसिड बोला जाएगा। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2, ये तो वही पुरानी वाली चीज़ है। अब अगर आपको ऑर्डर आ जाए लुईस एसिड का कि सबसे ज़्यादा लुईस एसिड बीइंग कौन सा होगा, तो हम यहाँ से आइडिया देखो क्या लगाएंगे, हम यहाँ से आइडिया लगाएंगे फ्लोरीन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करेगा, यहाँ से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा होगा। तो अगर ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा होगा तो वहाँ से क्या होगा, ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसकी मतलब ये सबसे अच्छा लुईस एसिड होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। लुईस एसिड का ऑर्डर देखो ये है हमारे पास। इसका क्या रीज़न है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है बैक बॉन्डिंग। क्या है इम्पॉर्टेंट फैक्टर हमारे पास, बैक बॉन्डिंग। तो इस देखो बैक बॉन्डिंग की एसेंशियल कंडीशन क्या है हमारे पास, एसेंशियल कंडीशन, इसमें एक डोनर एटम होता है, ठीक है, एक डोनर एटम है और एक होता है एक्सेप्टर, ठीक है, क्या होता है एक्सेप्टर एटम। तो ये दोनों के दोनों ही सेकंड पीरियड के होने चाहिए, दोनों के दोनों ही किसके होने चाहिए, सेकंड पीरियड के, तभी हमारी बैक बॉन्डिंग जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। अब यहाँ पे देखो ये BF3 है, बोरन बीइंग अ सेकंड ग्रुप, सेकंड पीरियड, फ्लोरीन इज़ अ सेकंड पीरियड। तो फ्लोरीन के 2p में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 2p में इलेक्ट्रॉन होते हैं, और बोरोन का 2p ही हमारे पास क्या होता है, डेफिशिएंट। तो ये 2p से इलेक्ट्रॉन आते हैं नीचे की तरफ, तो ये बैक बॉन्डिंग करते हैं नीचे की तरफ, ऐसे इसको इलेक्ट्रॉन्स देते हैं बैक बॉन्डिंग, क्योंकि ये भी 2p है, इलेक्ट्रॉन्स भी 2p से आ रहे हैं, तो जो ओवरलैपिंग होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो इसकी जो डिफिशियंसी है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। यहाँ पे भी बैक बॉन्डिंग होती है बट इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती, क्योंकि बोरोन बीइंग अ 2p उसका तो डेफिशिएंट है, बट क्लोरीन का कहाँ आ जाएगा, 3p यहाँ पे, 4p यहाँ पे, 5p। तो जैसे जैसे हम नीचे की तरफ पढ़ रहे हैं तो जो एक्सेप्ट डोनर एटम है उसका जो ऑर्बिटल है वो इंक्रीज़ कर रहा है, डोनर मतलब कि देने वाला जो ऑर्बिटल है उसका साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है, तो जो बॉन्डिंग होगी वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगी। तो इनकी जो सेंट्रल एटम है बोरोन है उसकी डेफिशिएंसी उतनी ज़्यादा कम, मतलब उतनी ही बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा वो फुलफ़िल नहीं हो रही है।
तो इस वजह से जो हमारे पास हैलाइड का एसिडिटी का ऑर्डर रहता है तो वो ये रहता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखना है आपने, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट है हमारे पास वेयर एज हैलाइड ऑफ एल्यूमिनियम एग्जिस्ट, कि एल्यूमिनियम के हैलाइड्स भी एग्जिस्ट करते हैं, बट वो किस फॉर्म में, डायमेरिक फॉर्म में। क्यों? वेपर एज वेल एज इन इनर्ट सॉल्वेंट, कि जब वो वेपर स्टेट में होती है तो वो डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। डायमेरिक मतलब दो एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो डायमेरिक फॉर्म में। अब वो डायमेरिक फॉर्म में क्यों? क्योंकि इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, बट इसमें कोई बैक बॉन्डिंग नहीं है। तो बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही है क्योंकि ये एल्यूमिनियम ये भी थर्ड पीरियड का है, ये भी हमारे पास थर्ड पीरियड का है, तो इसमें कोई बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। तो इसमें कोई बैक बॉन्डिंग नहीं है तो ये अपने खुद से ही रिएक्ट कर जाता है, डायमर बना लेता है। ओनली पॉसिबल इन वेपर फेज एट लोअर टेम्परेचर। अगर हमारे पास टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो ये हमारे पास मोनोमेरिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। लोअर टेम्परेचर पर ये डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एट हायर टेम्परेचर इट इज डिजॉल्व्ड इनटू AlCl3। उसके बाद ये चीज़ आपने याद रखनी है, एनहाइड्रस AlCl3 कोवलेंट होता है और हाइड्रेट AlCl3 आयनिक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ख़त्म होती है। सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ बोरोन, ठीक है। जो बोरोन है उसके इम्पॉर्टेंट कंपाउंड हमारे पास आते हैं। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है बोरेक्स, ठीक है, बोरेक्स। तो फॉर्मूला क्या है इसका? बोरेक्स Na2B4O7 डॉट में 10H2, ठीक है। बट एक्चुअल में ना देखो, ये क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, हमें ये वाला बोरेक्स का फॉर्मूला देखने की आदत होती है, बट एक्चुअल जो फॉर्मूला है वो ये है Na2B4O5OH होल 4 टाइम्स डॉट में 8H2O। तो ये भी इसी का फॉर्मूला है, ठीक है। बनता ये कैसे है, मतलब इसमें प्रिपरेशन मेथड की तो ज़रूरत नहीं है हमारे पास। ये एक रिएक्शन है इसकी कि अगर हम बोरेक्स को हीट करें तो हमारे पास सोडियम मेटाबोरेट बनता है, उसको फर्दर हीट करें तो हमारे पास ये बनता है हमारे पास सोडियम बोरिक एसिड। एक तरह से सोडियम बोरिक एसिड बन जाता है हमारे पास, ठीक है। क्या बन जाता है? सोडियम बोरिक एसिड बन जाता है हमारे पास, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्या है? क्योंकि इसमें ना कलर्ड आता है हमारे पास, कलर की वजह से इसको जो है एज अ बोरेक्स बीट टेस्ट यूज़ किया जाता है ट्रांजिशन मेटल्स के लिए, ठीक है। बोरेक्स बीट टेस्ट में इनको यूज़ किया जाता है ट्रांजिशन मेटल्स में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्थोबोरिक एसिड, ठीक है। इसका फॉर्मूला देख लो, H3BO3 ये इसका स्ट्रक्चर है, BOH तो ये भी हमारे पास एक कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वो किसकी वजह से? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। इसको याद रखना है, कंबाइंड फॉर्म में बोरिक एसिड एग्जिस्ट करता है ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये वीक एसिड होता है, ये मोनोबेसिक एसिड। इसमें जो ये H है इसकी वजह से इसमें हमारे पास, इसको हम प्रोटोनिक एसिड नहीं बोलते हैं, मतलब इसमें H जो है वो डोनेट नहीं होता है, इसको हम लुईस एसिड बोलते हैं। वो किस वजह से? वेकेंट पी ऑर्बिटल की वजह से। जब हम इसको हीट कर दें तो मेटाबोरिक एसिड बनता है, फर्दर उसको हीट कर दें तो बोरोन ऑक्साइड हमारे पास आ जाता है, ठीक है। मेन इसमें ये इसके स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए और इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज डाइबोरेन। डाइबोरेन इज इम्पॉर्टेंट कंपाउंड, ठीक है। इसका बोरेन का ये इसका हाइड्राइड हुआ, ठीक है। प्रिपरेशन मेथड बताए गए हैं। BF3 को लिथियम एल्यूमिनियम के साथ ट्रीट करते हैं तब हमारा डाइबोरेन बन जाता है B2H6। सोडियम बोरोहाइड्राइड को आयोडीन के साथ ट्रीट करते हैं तब बन जाता है हमारे पास B2H6। उसके बाद बोरोन ट्राइफ्लोराइड को सोडियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट करते हैं तब भी हमारे पास ये बन जाता है। और ये हाईली टॉक्सिक इन नेचर होता है, जब इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया जाता है तो ये इसको आग लग जाती है हमारे पास, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारे पास कि जब हम डाइबोरेन को अमोनिया के साथ ट्रीट करवाते हैं तो आफ्टर द रीअरेंजमेंट एक कंपाउंड बनता है जिसको बोला जाता है इनऑर्गेनिक बेंजीन। इनऑर्गेनिक बेंजीन N3B3H6 उसका फॉर्मूला होता है, या B3N3H6। क्योंकि जो हमारी बेंजीन होती है वो भी कुछ ऐसी दिखती है बेंजीन ऐसी, उसमें भी ऐसे ही हमारे पास डबल बॉन्ड की अरेंजमेंट होती है, तो इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन बोला जाता है क्योंकि ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आई। यहाँ पे नाइट्रोजन बोरोन और डबल बॉन्ड और बाकी सारे ऐसे फॉर्मूला, ठीक है। तो हमारे पास डाइबोरेन को जब हम अमोनिया के साथ ट्रीट करते हैं तो हमारी इनऑर्गेनिक बेंजीन बनती है B3N3H6, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास ये जो डायबोरेन है, इसके स्ट्रक्चर के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, स्ट्रक्चर ऑफ डायबोरेन। तो डायबोरेन देखो ये है, यहाँ पे 2H और 2H तो एज इट इज़ है हमारे पास, ठीक है, 2H। बाकी के जो H है इनके बीच में जो ये बॉन्ड बना, देखो ये जो बॉन्ड है ये कैसे बॉन्ड है, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। बट जो ये हमारे पास बॉन्ड बना हुआ है, ये बॉन्ड कैसा है, ये 3 सेंटर है, बोरॉन हाइड्रोजन बोरॉन, 3 सेंटर 2 ही इलेक्ट्रॉन है, क्या है हमारे पास, 2 ही इलेक्ट्रॉन है, ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, जिसको हम बनाना बॉन्ड बोलते हैं। और यहाँ पे जो बोरॉन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है हमारे पास, ठीक है, इसको 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स बोलते हैं। और इसको बनाना बॉन्ड भी बोला जाता है क्योंकि ये बनाना की तरह फॉर्म होता है। और यहाँ पे जो बोरॉन है उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या आ जाती है हमारे पास, sp3, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, ये बनाना बॉन्ड और ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो जो हमारा 13 ग्रुप था वो यहाँ पे ख़त्म होता है। तो इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हमारे पास, ये हाइड्राइड्स, या फिर उसके बाद इसके जो डार्क बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट है वो इम्पॉर्टेंट है इसका, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ग्रुप के ऊपर जो कि है 14 ग्रुप। फिर हमारे पास ग्रुप नंबर 14, इसकी ट्रिक मैंने लिख दी है यहाँ पे, कॉलेज स्टूडेंट गेट सम प्रॉब्लम फेसिंग, कि जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ती है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, लेड एंड देन फ्लेवरियम, 6, 14, 32, 50, 82 एंड देन हमारे पास, इसके लिए हमने ऐसे याद करा हुआ ना कि यहाँ पे 2 ऐड करो, ठीक है, उसके बाद हम 18 ऐड करते हैं, फिर हम 18 ऐड करते हैं, फिर हम 32 ऐड करते हैं और फिर 32 ऐड करते हैं, ऐसे चलते हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है। उसके बाद इनकी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही सारी नोबल गैसेस, 2s2 2p4। अगर इसकी जनरल लिखें तो जनरल आ जाएगी NS2 NP2, तो वही चल रही है 2s 3s 4s 5s 6s 7s। और जो लास्ट वाला फ्लेवरियम है जिसका एटॉमिक नंबर है 114, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है हमारे पास ग्रुप नंबर 14 में, ठीक है। उसके बाद कार्बन, आपको पता ही है कार्बन इज़ द मोस्ट इसेंशियल एलिमेंट फॉर आर लिविंग बींग्स, या फिर हम बोलें कि नॉन लिविंग जो चीज़ें हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है और हमारी जो बॉडी है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये 17th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, फ्री एज वेल एज कम्बाइंड, ये फ्री स्टेट में भी होता है और कम्बाइंड स्टेट में भी होता है। कोल, ग्रेफाइट, डायमंड, ये फ्री स्टेट है इसकी, ठीक है। उसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद एक कार्बोनिक एसिड जो कि 0.03% में होती है, इसको कंबाइंड स्टेट में होता है। उसके बाद आपको पता ही है, मैंने लिखा हुआ है ये, कि जो कार्बन है इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि हाइड्रोकार्बन है वही है सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास। तो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन प्लस कार्बन की केमिस्ट्री है, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। एसेंशियल कंपाउंड भी है हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। बाकी अगर आइसोटोप्स की बात करी जाए तो C12, C13, C14 इसके आइसोटोप है, ये दोनों स्टेबल आइसोटोप है। C14 जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, मतलब इसका रेडियो एक्टिव आइसोटोप है और इसको यूज़ किया जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग में। एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कार्बन का कौन सा आइसोटोप रेडियो कार्बन डेटिंग में यूज़ किया जाता है, तो C14 जो है हमारे पास, ठीक है, कौन सा है, C14 में। ये छोटी छोटी चीज़ें NCERT की बुक्स में लिखी हुई है, इसीलिए मैंने वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, इनसे क्वेश्चन हमारे पास देखने को मिले हैं, ठीक है। उसके बाद है सिलिकॉन। सिलिकॉन इज़ द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, दैट इज़ 27.7%, कि जो हमारे पास सिलिकॉन है वो सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। फर्स्ट हमारे पास ऑक्सीजन और थर्ड आता है हमारा एल्यूमिनियम, और मोस्ट एक तरह से मोस्ट अबंडेंट मेटल है हमारी एल्यूमिनियम, ठीक है। सिलिका और सिलिकेट्स की फॉर्म में होते हैं, ये सीमेंट, सिरेमिक, ग्लास, इनके इंपॉर्टेंट कंपाउंड चाहिए, ठीक है। जर्मेनियम बहुत ही ट्रेसेस अमाउंट में प्रेजेंट होती है। उसके बाद ये टिन है, इसके और होते हैं हमारे पास कैस्टेराइट, SnO2, इसको टिन ऑक्साइड बोला जाता है, डाइऑक्साइड, ठीक है। ये कैस्टेराइट आ जाता है, ये किसका और है, तो किसका है, ये टिन का। लेड है, लेड का और कौन सा है, गैलेना, दैट इज़ PbS। देखो इसके बहुत सारे और होते हैं, NCERT में गैलेना ही मेंशन है तो मैंने वही लिया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद जर्मेनियम और सिलिकॉन, अल्ट्रा प्योर फॉर्म ऑफ ए जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, जो बहुत ही ज़्यादा प्योर फॉर्म होती है जर्मेनियम और सिलिकॉन की, वो यूज़ की जाती है ट्रांजिस्टर और सेमीकंडक्टर डिवाइस बनाने के लिए, ठीक है, ट्रांजिस्टर और सेमीकंडक्टर डिवाइस बनाने के लिए।
नेक्स्ट वही, अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो इसमें कुछ इतनी वेरिएशन नहीं है। एटॉमिक रेडियस वैसे ही अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड चलती है हमारे पास, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, देन लेड, ठीक है। आयनाइजेशन इंथैल्पी में क्या आ जाता है कि लेड की आयनाइजेशन इंथैल्पी ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू टिन। उसके बाद अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो कार्बन की सबसे ज़्यादा, लेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाती है, बाकी सभी की ऑलमोस्ट तो सेम होती है, ठीक है। क्योंकि लेड में एफ ब्लॉक आ जाता है तो उसकी वजह से एफ ब्लॉक का स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होने की वजह से कहीं ना कहीं जो है उसको ज़्यादा अट्रैक्शन मिलती है लास्ट इलेक्ट्रॉन को एज़ कम्पेयर टू टिन, तो उसकी आयनाइजेशन इंथैल्पी ज़्यादा हो जाती है। सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या हो जाती है, ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे एफ आ जाता है, एफ की वजह से लास्ट इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्शन फील होती है, ठीक है। अब हम चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर। तो ये हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी, कार्बन नॉन मेटल, सिलिकॉन, जर्मेनियम सेमीकंडक्टर, और टिन और लेड हमारे पास मेटल है। कैसी मेटल है, सॉफ्ट मेटल है हमारे पास, ठीक है। कैसी मेटल है, ये सॉफ्ट मेटल है। इंपॉर्टेंट वही ऑक्सीडेशन स्टेट, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, देयरफॉर कॉमन ऑक्सीडेशन +4, और जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे तो +2 भी आएगी। कार्बन ऑल्सो शो -4, ये प्लस भी शो, क्योंकि इसके पास ऐसी टेंडेंसी है, क्योंकि दो नोबल गैसेस के बीच में है, तो इसीलिए प्लस और नेगेटिव दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। सिंस क्योंकि जो जब 4 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन, तो उनकी आयनाइजेशन इंथैल्पी बहुत ज़्यादा हाई होती है। क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई, तो वो आयनिक कंपाउंड नहीं बनाता है। तो इसलिए जब भी कार्बन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो वो कैसा बॉन्ड बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। वहाँ पे बॉन्ड कौन सा होता है, कोवलेंट। नाउ हायर मेंबर शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हमने जनरल वाले ट्रेंड में पढ़ लिया था, किस वजह से, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। तो जो कार्बन और सिलिकॉन है वो तो +4 ही शो करते हैं, जर्मेनियम ऑल्सो +4, एंटीमनी और लेड का, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आता है कि जो एंटीमनी है उसकी +2 ऑक्सीडेशन है वो रिड्यूसिंग एजेंट होती है, ठीक है। आपके पास एग्जांपल हो सकता है, फॉर एग्जांपल SnCl2, तो यहाँ से अब जब आप एंटीमनी की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो +2 आएगी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये एंटीमनी डाइक्लोराइड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, या फिर कुछ और 2-3 ऑप्शन से रखे होंगे। तो इट इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये +4 में भी एग्जिस्ट करता है, बट +2 में ये रिड्यूसिंग एजेंट एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली जो लेड है उसकी +2 स्टेबल है, ये +4 में भी एग्जिस्ट करता है, बट +4 में एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एग्जिस्ट करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोनों चीज़ें यहाँ पे। बाकी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी ये चीज़ें, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फॉर एग्जांपल कि कार्बन, क्योंकि 4 क्लोरीन उसके साथ ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इसका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ना तो ये लुईस एसिड है और ना ही लुईस बेस है, क्योंकि ना तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ना ही डोनेट करेगा, तो ना ही लुईस एसिड है ना ही लुईस बेस है। ये आपको बाद में बता दूंगी, यहाँ पे हम नहीं कर रहे हैं, आगे करेंगे इसके बारे में। नाउ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द एयर फॉर्म्स मोनोऑक्साइड एंड द डाइऑक्साइड, ठीक है। GeO, CO2, SiO2 मतलब डाइऑक्साइड, इनके मेटल के ऑक्साइड, ये जो नॉन मेटल है एक तरह से, ये हमारे एसिडिक है, बाकी ये सारे ये मेटल्स ही हैं हमारे पास, है ना। ये टिन ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड, SnO2, PbO2, ये एम्फोटेरिक है। ये कैसा है हमारा, एम्फोटेरिक। मेटल के ऑक्साइड हमें याद होता है कि वो बेसिक होते हैं, बट ये जो मेटल है इनके ऑक्साइड क्या है, एम्फोटेरिक। बोरोन वाली फैमिली में भी ऐसे ही आया था। एल्यूमिनियम हमारी मेटल है और गैलियम, इनके ऑक्साइड हमारे एम्फोटेरिक हुए, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी ये जो मेटल है इनके ऑक्साइड क्या है, हमारे एम्फोटेरिक। कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल होता है, ना तो एसिडिक है ना ही बेसिक है हमारे पास, ठीक है। ना विद द वाटर, लेड, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये वाटर के साथ इफेक्ट नहीं होते हैं। और टिन हो जाता है बीइंग हाईली रिएक्टिव, क्योंकि रिएक्ट हो जाता है तो इसीलिए हीट करके टिन ऑक्साइड बना देता है हाइड्रोजन गैस। लेड भी नहीं करता है क्योंकि उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाती है जो फर्दर ऑक्सीडेशन से उसको प्रिवेंट करती है, ठीक है। उसके बाद है रिएक्टिविटी टूवर्ड्स द हैलोजेंस, तो फॉर्म हैलाइड +2 के साथ भी +4 के साथ भी। मोस्ट MX4 कोवलेंट होते हैं हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 4, तो ये हमने पढ़ा है जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट 4 होगी, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या है बहुत ज़्यादा लूज हो चुके हैं, तो आयनाइजेशन इंथैल्पी बहुत ज़्यादा हाई होगी। तो आयनाइजेशन इंथैल्पी हाई होगी तो कोवलेंट होगा, बट विद द एक्सेप्शन एंटीमनी, टेट्राफ्लोराइड और लेड टेट्राफ्लोराइड आयनिक है हमारे पास। ये आयनिक क्यों है,
आयनिक इसलिए हो जाएगा क्योंकि इनकी दोनों मेटल्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, और जो अनायन है आयनाइजेशन एंथैल्पी इनकी कम होने की वजह से ये हमारे पास आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं। क्योंकि आयनिक बॉन्ड वही फॉर्म करते हैं, एक तो ये 17 वाले क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है, और ये जो दोनों मेटल है इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो चुकी है। तो आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए यही तो कंडीशन चाहिए, मेटल की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए और अनायन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। दैट्स वाई ये आयनिक बॉन्ड फॉर्म करता है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लेड टेट्रा आयोडाइड डू नॉट एग्जिस्ट। ये जो लेड टेट्रा आयोडाइड है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जो हायर एलिमेंट है उनकी जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही एग्जिस्ट करती है। ये यहाँ पे इस ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? क्योंकि फ्लोरीन बीइंग हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वो उसको स्टेबलाइज्ड कर देता है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में। बट आयोडीन ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा नहीं है तो इसको +4 ऑक्सीडेशन में स्टेबलाइज्ड नहीं कर सकता है, इसलिए PbI4 एग्जिस्ट नहीं करता है। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, इनमें से बताओ कौन सा कंपाउंड जो अब एग्जिस्ट नहीं करता है? तो PbI4 एग्जिस्ट नहीं करता है। अब यहाँ पे ये जो चीज़ें मैंने यहाँ पे नहीं बताई, CCl4 नॉट हाइड्रोलाइज वेयर अदर डू, क्योंकि CCl4 है इसको हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। हाइड्रोलाइज का मतलब होता है वाटर के साथ रिएक्शन, ठीक है, वाटर के साथ रिएक्शन। तो वाटर के पास है हमारे पास लोन पेयर, तो इसके लोन पेयर अटैक करेंगे, तो लोन पेयर अटैक करेंगे, उनको चाहिए वेकेंट ऑर्बिटल, तो इनके पास तो वेकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है, देयरफॉर नो हाइड्रोलिसिस, तो ये कोई भी हाइड्रोलिसिस नहीं बताता है। अब ये इसकी जगह मैं अगर AlCl4 को ले लूँ, ठीक है, SiCl4 को ले लूँ, तो उसके पास है वेकेंट डी ऑर्बिटल, मेटल में वेकेंट डी ऑर्बिटल, तो जो वाटर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसमें अटैक कर देते हैं, इसमें अटैक कर देते हैं, तो Cl निकल जाता है, एक OH, फिर दूसरा OH, फिर तीसरा OH, तो क्या बन जाता है? SiOH होल 4 टाइम्स, ठीक है, ये फॉर्म हो जाता है। तो CCl हाइड्रोलिसिस नहीं करता है, बाकी के सारे एलिमेंट्स जो हैं उनके जो हलाइड्स हैं वो हमारे पास हाइड्रोलिसिस करते हैं। इनके पास क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, कोई भी कंपाउंड आपको दे देंगे, बताओ इसमें से कौन सा हाइड्रोलिसिस शो नहीं करता है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ सिलिकॉन F62 नेगेटिव नोन, बट सिलिकॉन Cl62 नेगेटिव नोट नोन, ठीक है। सिलिकॉन अपना ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है, इसीलिए 6 इसकी वो चली गई है कोवलेंसी, ठीक है। यहाँ पे भी वही है 6 है, तो ये एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है? सिलिकॉन जो है वो हमारे पास स्मॉल साइज़ का है, क्या हमारा स्मॉल साइज़। फ्लोरीन इज़ ऑल्सो स्मॉल साइज़, फ्लोरीन भी कौन से साइज़ का है? स्मॉल साइज़। तो स्मॉल साइज़ ऐसे सिलिकॉन स्मॉल साइज़, फ्लोरीन इज स्मॉल साइज़, तो स्मॉल साइज़ होने की वजह से ये दोनों एप्रोप्रिएट ओवरलैपिंग अच्छी हो जाती है। बट सिलिकॉन तो स्मॉल साइज़ का है, क्लोरीन क्या आ जाता है हमारे पास? बिगर साइज़ का। तो बिगर साइज़ का होने की वजह से क्या हो जाता है हमारे पास? इनकी प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं होती है, दैट्स वाई ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ये भी NCERT में मेंशन है, तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अब है यूनिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन, कि जो कार्बन है उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी है? यूनिक है हमारे पास, ठीक है। उसकी अलग से केमिस्ट्री क्यों बनी हुई है? हाइड्रोकार्बन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसमें कुछ ना कुछ तो यूनिक प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो सबसे पहले ड्यू टू स्मॉल साइज़, हाई, वही जो सबसे एनॉर्मस बिहेवियर होता है वो तो है हमारे पास। इसमें जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो आती है कैटेनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये कैटेनेशन। C4 कैटेनेशन, C4 कार्बन, कार्बन में मैक्सिमम एबिलिटी होती है कैटेनेशन शो करने की। मतलब क्या है इसका? एबिलिटी टू सेल्फ लिंकिंग एंड फॉर्मिंग लॉन्ग चेन, कि जो हमारे पास कार्बन होता है उसमें एक ऐसी एबिलिटी होती है कि वो खुद के साथ लिंक कर सकता है, वो खुद के साथ लिंक कर सकता है, बहुत लॉन्ग चेन बनाता है। तो आपने देखा ही होगा ये जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते होंगे कि उसमें बहुत ज़्यादा लॉन्ग जो है चेन होती है। उसके बाद ये मल्टीपल बॉन्ड भी बनाता है, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल डबल बॉन्ड S। उसके बाद अगर कैटेनेशन का ऑर्डर देखें तो कार्बन की कैटेनेशन की पावर बहुत ज़्यादा है, सिलिकॉन जर्मेनियम ये शो करते हैं बहुत कम, लेड तो कैटेनेशन शो करता ही नहीं है।
यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है ग्रुप नंबर 14 में से वो कौन सा एलिमेंट है जो कैटेनेशन शो नहीं करता है, वो कौन सा है हमारे पास, लेड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एलोट्रॉप्स आ जाते हैं हमारे पास कार्बन के, 3 मेन एलोट्रॉप्स है कार्बन के, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन्स। तो डायमंड है, क्रिस्टलाइन लैटिस है, 3D स्ट्रक्चर है, कोवलेंट बॉन्ड है। और जो ये कोवलेंट बॉन्ड बोला जाता है इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, बट जो डायमंड है इसमें जो बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं ड्यू टू द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। इसीलिए जो डायमंड है इट इज़ अ हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। ठीक है, ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, इसीलिए इसको किस में यूज़ किया जाता है, टंगस्टन फिलामेंट बनाने के लिए, एब्रेसिव के लिए भी यूज़ किया जाता है, शार्प टूल्स के एब्रेसिव बनाने के लिए भी उसको यूज़ किया जाता है। और जो इसमें कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, याद रखना है डायमंड में कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज होता है, sp3। उसके बाद हमारे पास ग्रेफाइट आता है, ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है एज़ कम्पेयर टू डायमंड, ग्रीजी और सॉफ्ट होता है। ये कंडक्टिंग होता है क्योंकि इसमें क्या है, बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाते हैं, तो बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये कंडक्टिंग इन नेचर होता है। इसको लुब्रिकेंट में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इसमें जो कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है हमारे पास, sp2। क्या होती है हाइब्रिडाइजेशन, sp2। ये डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन्स और भी बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं कार्बन की, कोक होगी, कोल, उसके बाद चारकोल्स होगी। ठीक है, ये सारी, पर जो सबसे स्टेबल फॉर्म है वो ग्रेफाइट है, याद रखना है सबसे स्टेबल फॉर्म कौन सी है, ग्रेफाइट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फुलरीन्स आता है, तो फुलरीन ग्रेफाइट को ही हीट करके इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैसेस लाइक हीलियम और आर्गन फुलरीन फॉर्म होता है। ओनली अ प्योर फॉर्म, ये प्योर फॉर्म है, ये स्टेबल फॉर्म है, ये प्योर फॉर्म है। इसमें C60 कार्बन अरेंज होते हैं, मतलब खुद को अरेंज किया होता है एक बॉल की फॉर्म में, इसलिए इसको सोसर बॉल स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। और इसमें कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, क्योंकि ये ग्रेफाइट से आया तो sp2 हाइब्रिडाइज है। इसमें 26 मेंबर्ड रिंग होती है और 12 5 मेंबर्ड रिंग होती है, तो ये एरोमेटिक इन नेचर होता है, स्टेबल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है अदर फॉर्म्स ऑफ कार्बन, इम्प्योर फॉर्म। ये प्योर थी एक तरह से, इसमें सबसे ज़्यादा प्योर कौन आई, फुलरीन्स। तो अदर फॉर्म कौन कौन सी है, कार्बन ब्लैक, कोक, चारकोल। कार्बन ब्लैक को हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, बाय बर्निंग ऑफ ए हाइड्रोकार्बन्स इन लिमिटेड सप्लाई। कोक और चारकोल को कैसे हमारे पास ऑब्टेन किया जाता है, बाय हीटिंग वुड और कोल एट हाई टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ एयर। यहाँ पे एयर की प्रेजेंस है बट लिमिटेड है, यहाँ पे एब्सेंस ऑफ एयर है। ठीक है, उसके बाद यूजेस, कार्बन के यूजेस, ग्रेफाइट फाइबर्स, क्योंकि उसमें हाई स्ट्रेंथ और लाइट वेट होता है। बीइंग अ गुड कंडक्टर, इलेक्ट्रोड्स, बैटरीज में। एक्टिवेटेड चारकोल को पॉइजनस गैस को अब्जॉर्ब करने के लिए, वाटर फिल्टर में यूज़ किया जाता है, जो भी इम्प्योरिटीज़ होती है ऑर्गेनिक कंटेमिनेशन को रिमूव करने के लिए। AC में यूज़ किया जाता है आउटर को कंट्रोल करने के लिए। कार्बन ब्लैक पिगमेंट होता है ब्लैक इंक में, और फिलर यूज़ किया जाता है ऑटोमोबाइल टायर्स में। कोक है, फ्यूल में यूज़ किया जाता है, और ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है मेटलर्जी में। मेटलर्जी जो है वो है हमारे पास जब मेटल एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस है, वहाँ पे एज अ रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो ख़त्म होती है। अब इसके इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स आते हैं हमारे पास। ठीक है, जो P ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनके इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स आते हैं। ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंपाउंड है कार्बन मोनोऑक्साइड। बनता कैसे है, कार्बन और ऑक्सीजन को लिमिटेड सप्लाई में करके कंबाइन करो तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। या फिर ये हमारे पास फॉर्मिक एसिड, ये क्या है हमारे पास, फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड को हम हीट करेंगे, उसकी डिहाइड्रेशन करेंगे, वाटर को रिमूव करेंगे, तब भी क्या बनता है हमारे पास, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद जब हम कार्बन को वाटर के साथ हीट करते हैं, स्टीम वाटर के साथ, तब हमारा क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो द मिक्सचर ऑफ ए कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, इसको हम वाटर गैस बोलते हैं और सिंथेसिस गैस बोलते हैं, और इसको एज अ इंडस्ट्रियल फ्यूल यूज़ किया जाता है, वाटर गैस को, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में H2। उसके बाद कार्बन प्लस में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को हम बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट करवाएं तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में नाइट्रोजन गैस निकलती है, तो उसको हम प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। वाटर गैस और सिंथेसिस गैस, इनको क्या बोला जाता है, प्रोड्यूसर गैस। इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लेना है।
ठीक है, और ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, देयरफॉर यूज इन एक्सट्रैक्शंस ऑफ मैनी मेटल्स, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, तो बहुत सारी मेटल्स के एक्सट्रैक्शंस में यूज़ किया जाता है। इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो देखो, इसका स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये हमारे पास कार्बन है, उसके बाद होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन है, उसके पास होते हैं हमारे पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये एक बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, जो ये तीसरा बॉन्ड बना है ना, ये ऑक्सीजन ने ही दोनों इलेक्ट्रॉन दिए हैं यहाँ पे, ऑक्सीजन ने ही तो दोनों इलेक्ट्रॉन दिए, तो ये जो बॉन्ड बना है ये कैसा बॉन्ड बना हुआ है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है, ये कैसा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसके पास, क्योंकि कार्बन के पास लोन पेयर है, ड्यू टू दिस ये एक्ट करते हैं एज अ डोनर, ये मेटल कार्बनिल्स बनाते हैं, मेटल के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, मेटल बीइंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, उनको इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन उनके साथ रिएक्ट करके मेटल कार्बनिल्स बनाते हैं। इसका हार्मफुल इफेक्ट भी होता है, क्योंकि जो इसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी है ना कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन के साथ, वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो अगर कहीं पे भी ट्रेस ऑफ अमाउंट हमारी बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड का चला गया, तो ऑक्सीजन की जगह हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड कर जाएगा हीमोग्लोबिन की वजह से। तो हमारी बॉडी को तो ऑक्सीजन ही चाहिए, तो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी, तो उसकी वजह से क्या हो जाती है, डेथ भी कोज हो जाती है कई केसेस में। ये इतना ज़्यादा हार्मफुल है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट कंपाउंड इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। तो नॉट अ पॉइजनस एज लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, इतना ज़्यादा पॉइजनस नहीं है, बट कॉन्टीन्यूसली कंबशन ऑफ ए फ्यूल्स एंड द डिकम्पोजिशन ऑफ ए लाइमस्टोन, क्योंकि फ्यूल्स है उसका कंबशन तो कॉन्टीन्यूसली हो रहा है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, लाइमस्टोन है उसको डिकम्पोज किया जाता है सीमेंट बनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि सीमेंट कंस्ट्रक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो सीमेंट चाहिए, तो लाइमस्टोन से ही सीमेंट बनता है, तो उसकी डिकम्पोजिशन हो रही है, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ हो रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ कर रहा है, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, जिसकी वजह से अर्थ का एवरेज टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ हो रहा है। तो उसकी वजह से आपको पता है क्लाइमेट चेंज की वजह से कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, राइट। उसके बाद सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, उसको ड्राई आइस बोला जाता है, इसको एज अ रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं आइसक्रीम और फूड में, इसको एज अ फायर एक्सटिंग्विशर भी यूज़ करते हैं। बाकी अगर स्ट्रक्चर देखा जाए, लीनियर स्ट्रक्चर है, और हाइब्रिडाइजेशन होती है इसकी sp। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp, ठीक है। तो ये थे हमारे पास कार्बन के इंपॉर्टेंट कंपाउंड। अब हम देखेंगे सिलिकॉन के इंपॉर्टेंट कंपाउंड। तो सिलिकॉन का एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है हमारे पास, जस्ट गिव मी अ सेकंड, SiO2, जिसको बोला जाता है 95% ऑफ द अर्थ क्रस्ट मेड अप ऑफ सिलिकेट्स एंड द सिलिका। तो इसीलिए सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है हमारे अर्थ क्रस्ट का, कि जो अर्थ क्रस्ट की 95% जो बनी हुई है ना, वो सिलिकेट्स और सिलिका से ही बनी गई है, तो इसको सिलिका भी बोला जाता है। और सिलिकॉन डाइऑक्साइड ये कोवलेंट होता है, 3D नेटवर्क है इसका, इनर्ट होता है ये इनर्ट, क्योंकि ये जो बॉन्ड है वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग होता है। कहीं पे भी अगर प्रोबेबिलिटी होती है ना सिलिकॉन और ऑक्सीजन बॉन्ड बनने की, तो सबसे पहले सिलिकॉन और ऑक्सीजन बॉन्ड ही बनता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है। इसका जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है अमॉर्फस फॉर्म है, क्योंकि वो कौन सी है, क्वार्ट्ज। तो क्वार्ट्ज को यूज़ किया जाता है क्लॉक बनाने के लिए, रेडियो में, टेलीविज़न कम्युनिकेशन में, मोबाइल एक्सेट्रा में। बाकी ये इसका स्ट्रक्चर है, ये पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बाकी सिलिका जेल है वो एज अ ड्राइंग एजेंट यूज़ की जाती है। आपने देखा होगा छोटे छोटे पैकेट्स में, लाइक अगर आप वाटर बॉटल खरीदते हो तो वहाँ पे एक छोटा सा पैकेट होता है, उसमें वो सिलिका जेल ही होता है, वो एज अ ड्राइंग एजेंट यूज़ होता है। उसके बाद कीज़ल फर अमॉर्फस फॉर्म है इसकी, जो कि फिल्ट्रेशन ऑफ प्लांट्स में यूज़ की जाती है। कीज़ल, ये PH है, ये है कीज़ल गर, अमॉर्फस फॉर्म है ये हमारे पास, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है ये है ना, आपने देखा नहीं, मैंने नीचे करना था थोड़ा सा ना, ऐसे ही हमारे पास देख सकते हो। अब मैंने यहाँ पे जो बताया, दैट इज़ 95% अर्थ क्रस्ट सिलिका और सिलिकेट से बनी हुई है। सिलिका डाइऑक्साइड है हमारे पास ये, और कोवलेंट स्ट्रक्चर होता है, इनर्ट होता है, बोन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। क्वार्ट्ज है, कहाँ पे यूज़ होता है, इसको एज अ ड्राइंग एजेंट भी यूज़ किया जाता है, और अमॉर्फस फॉर्म फिल्ट्रेशन ऑफ प्लांट्स में यूज़ की जाती है, ठीक है। उसके बाद सिलिकेट्स हैं हमारे पास, क्या है हमारे सिलिकेट्स। तो सिलिकेट्स कौन कौन से हैं,
फेल्सपार, जियोलाइट, माइका एंड एस्पेसोस। ठीक है, तो इनको आपको पता होना चाहिए। सिलिकेट्स है हमारे पास। ठीक है, इसकी बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है SiO4 4 नेगेटिव और ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में अरेंज होती है। कैसे स्ट्रक्चर में? टेट्राहेड्रल में। SiO4 4 नेगेटिव इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ सिलिकेट्स। ठीक है, अगर हम मैन मेड सिलिकेट्स की बात करें तो वो है हमारे पास ग्लास और सीमेंट्स, ये मैन मेड सिलिकेट्स है। ये हमारे नेचुरल सिलिकेट्स है, फेल्सपार, जियोलाइट, माइका एंड एस्बेस्टोस। ठीक है, उसके बाद जियोलाइट क्या है? जियोलाइट एक कैटलिस्ट होते हैं। कैटलिस्ट होते हैं पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में। ZSM5 ये हमारा एक जियोलाइट्स है जो कि यूज़ किया जाता है कन्वर्जन ऑफ एल्कोहल टू गैसोलीन। एल्कोहल को गैसोलीन में कन्वर्ट करने के लिए ZSM5 जो है वो कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है। बाकी उसके बाद हाइड्रेटेड जियोलाइट्स भी होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं आयन एक्सचेंजर इन सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर को प्योर किया जाता है ना एक तरह से, वहाँ पे हाइड्रेटेड जियोलाइट्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये थे हमारे पास आपके, अगर हम बात करें पी ब्लॉक एलिमेंट के फर्स्ट टू ग्रुप 13 और 14। ठीक है, बाकी अगर आपको नोट्स चाहिए, नोट्स हमने पेड रखे हैं, उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।